आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे। समझिए बांकीपुर प्रतिष्ठा की सीट क्यों बन गई है। दूसरी खबर हम आपको समझाएंगे। एंटी पेपर लीक बिल पास होने के मायने समझिए, इसमें क्या क्या प्रावधान है सब कुछ आपको बताएंगे। तीसरी खबर आपको बताएंगे परीक्षा के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन प्लान को समझिए, क्योंकि सरकार ने फुल प्रूफ ऑफ तैयारी कर ली है। चौथी खबर आपको बताएंगे टीआरई 4 में बम्पर बहाली के मायने समझिए, क्योंकि सम्राट सरकार ने बहाली को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात, पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होगी। इस उपचुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि ये सीट पिछले 30 साल से बीजेपी के कब्जे में रही है। कौन मारेगा बांकीपुर का मैदान, इसका फैसला मतदाता कल तय कर देंगे। उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे, पर इस रोचक मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल यही कि बांकीपुर का बाजीगर कौन। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के एकमात्र सीट बांकीपुर के लिए हो रहे उपचुनाव की आखिरी घड़ी आ गई है। 30 जुलाई सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो शाम के 5 बजे तक चलेगी। इसकी पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई है। मतदान वाले बूथों तक ईवीएम डिस्पैच किए जा चुके हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए वेबकास्टिंग और सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है। अब मतदान केंद्र पहुंचेंगे, कल का तैयारी जो भी हम लोग करेंगे। हाँ, क्या बूथ पर जाकर क्या कुछ निरीक्षण करना है हमसे? क्या करना है, बूथ पर जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो हम लोग निरीक्षण करेंगे और उसके अनुसार अपना बूथ को हम लोग अरेंज करेंगे। सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरा जोर लगाया, पसीने बहाए, खूब रोड शो किए गए। पर किसकी उम्मीदवारी में कितना दम है, किसके प्रचार की धार दूसरे पर भारी पड़ने वाली है, ये तो ईवीएम में कैद मत ही बताएंगे। वैसे बांकीपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और विपक्षी आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज यानी जेएसपी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच है। तीनों उम्मीदवारों ने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बांकीपुर के 3,79,402 मतदाता कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के बाद नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। वोटों की गिनती पटना के एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उपचुनाव भले ही एक सीट पर हो रहा हो, पर इसे तीनों प्रमुख दल अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। सभी की जुबान पर एक ही सवाल है, बांकीपुर का बाजीगर कौन। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, क्योंकि कल इस सीट पर मतदाता अपना फैसला सुनाने वाले हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि गुरुवार यानी 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान होने वाला है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम के 5 बजे तक चलने वाली है, जिसमें वोटिंग किए जाने हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो बांकीपुर में 3,79,616 मतदाता हैं, जिनके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस एक सीट के लिए 25 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब आप उपचुनाव के निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को समझिए। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। 9 फ्लाइंग स्क्वाड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम, इसके अलावा 6 वीडियो सर्विलांस टीम भी इसमें शामिल हैं, जिनकी तैनाती की गई है, और 3 वीडियो व्यूइंग टीम भी मौजूद रहेगी। 42 सेक्टर पदाधिकारी चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे। मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर निगम के 1,266 कर्मचारियों की भी तैनाती की गई। मतदान केंद्र के आसपास कड़ी सुरक्षा होगी और इसके साथ ही 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्ति को रुकने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 1950 नंबर भी जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं मुख्य मुकाबले की। अगर मुख्य मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार हैं,
जनसुराज से प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार हैं और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच में ये मुख्य मुकाबला है। अब आप ये समझिए कि आखिर बांकीपुर सीट इतनी अहम क्यों है, इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है। तो बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि 3 दशक से बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर सीट। 1995 से लेकर 2025 तक इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने पर यह सीट खाली हुई है। तो वहीं प्रशांत किशोर हैं, उनके लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2025 चुनाव में आरजेडी की रेखा गुप्ता यहां पर दूसरे स्थान पर रही थी, तो उन्हें भी एक मौका है कि वो अपने इस बार नंबर और बढ़ा सकती हैं। और खबर आखिर में ये भी जान लीजिए कि नतीजे कब आएंगे। तो देखिए, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 3 अगस्त तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि नतीजे 3 अगस्त को ही आएंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। लोकसभा में हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल संशोधन बिल पारित कर लिया गया है। लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से यह बिल पास हो गया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। स्पीकर ओम बिरला ने एंटी पेपर लीक बिल के पारित होने का ऐलान करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 30 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कि श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। तो देखिए, भारी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हो चुका है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। इस बिल के पास होने के मायने अब आप समझिए। अब आप समझिए कि लोकसभा में कैसे ये बिल पास हुआ। तो इस बिल पर 2 दिन तक चर्चा हुई, यानी कि 2 दिन तक चर्चा के बाद एंटी पेपर लीक बिल पास किया गया। बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई, जिसमें राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। फिर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। गृह मंत्री पर पैलेट गन चलाने के आदेश देने का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। राहुल गांधी के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी के बयान से माफी मांगने पर अड़ गए एनडीए के सभी नेता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यह भी कहा गया कि बिना तथ्य के राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बिल पर चर्चा और सुझाव देने के बजाय राजनीति करने का आरोप एनडीए के नेताओं ने लगाया और लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। अब लोकसभा में हंगामे के बीच ये बिल पारित हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही अब 30 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। अब एंटी पेपर लीक बिल को आप समझिए कि इस बिल में आखिर है क्या। तो व्यक्तिगत अपराध के मामले में 5 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। संगठित रूप से अगर पेपर लीक की जाती है तो इस पर 7 से 10 साल तक की जेल की सजा होगी। संगठित गिरोह पर 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के लिए भी इसमें नियम बनाए गए हैं। अगर परीक्षा एजेंसी दोषी पाई जाती है तो 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 8 साल तक परीक्षा कराने पर रोक लगा दी जाएगी उस एजेंसी पर। मामलों की जांच तेज के लिए विशेष टीम का गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। जांच एजेंसियों को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। एक टाइमलाइन भी बना दिया गया है। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा।
3 महीने के भीतर फैसला लाने का प्रयास होगा। यानी कि 3 महीने के भीतर इस पर सब कुछ क्लियर हो जाए, इस पर सरकार का फोकस है। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, सरकार अपने वादे को एक एक करके पूरे कर रही है। पेपर लीक बिल के खिलाफ सख्त बिल भी लेकर आ रही है। विपक्ष पर चर्चा की जगह राजनीति का आरोप भी लगाया गया और आज जो देखने को मिला, विपक्ष बिल पर चर्चा की जगह राजनीति करता रहा। सियासत से हल होगी पेपर लीक की समस्या, ये बड़ा सवाल अब बन गया है, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा था कि बिल लाई जाए, सख्ती बरती जाए, और अब जब बिल आई है तो उस पर राजनीति हो रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास करा दिया। इधर बिहार में भी परीक्षा के दुश्मनों पर नकेल कसने के लिए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। पटना, लखीसराय और पूर्णिया में बनाए गए इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी और 90 दिन के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पेपर लीक पर सुनवाई के लिए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, रोजाना सुनवाई, 3 महीने तक ट्रायल, परीक्षा के दुश्मनों पर कसेगी नकेल, पेपर लीक के दोषी जाएंगे जेल। नीट पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों के जल्द निपटारे के लिए बिहार में पहली बार 3 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। पटना हाईकोर्ट की सहमति पर पटना, लखीसराय और पूर्णिया में इन कोर्ट का गठन किया गया है। एक लोगों के मन में भावना रहती है, अपराधियों के मन में कि अपराध करेंगे, लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसमें हमको बहुत हद तक राहत मिलेगा। लेकिन त्वरित कार्रवाई से, त्वरित निष्पादन से और त्वरित फैसला से उनके मन में भय पैदा होगा कि वक्त नहीं मिलने वाला है, अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे, तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी के निर्देश पर बने इन अदालतों में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन इस बात का सबूत है कि सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहती और परीक्षा के दुश्मनों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पेपर लीक मामले की सुनवाई को लेकर 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, पूरी खबर आप समझिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खबर क्या है। देखिए, बिहार में पहली बार 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। पीएम मोदी के आदेश पर इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, जो नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई करेंगे। कहां है? तो राजधानी पटना में, लखीसराय में और पूर्णिया में ये 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई करेंगे। अब आप ये समझिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे काम करेगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी, हर रोज इस मामले पर सुनवाई होगी। इसका मुख्य उद्देश्य मामलों का बिना देर किए निपटारा करना होगा, जल्द से जल्द फैसला आ जाए। चार्जशीट दाखिल होने के दिन से ही हर रोज सुनवाई की जाएगी और इसमें टाइमलाइन भी है। 3 महीने के भीतर ट्रायल की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। अब आपको बताते हैं ये जो 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है। तो पटना में एडीजे गौरव सिंह को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी मिली है। लखीसराय की बात कर लीजिए, लखीसराय में एडीजे सीमा भारतीय को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पूर्णिया में एडीजे अमन ठाकुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है और 90 दिन में तीनों कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। अब आप खबर तो समझिए। खबर समझने वाली बात यह है कि नीट पेपर लीक पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, कोई कोताही नहीं करना चाहती सरकार का संदेश साफ है कि परीक्षा के जो दुश्मन हैं
जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द उन्हें सजा दिलाई जाएगी। कानूनी प्रक्रिया में केस को उलझाया नहीं जाएगा और छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं किया जाएगा। पेपर लीक करने वालों को जल्द ही सख्त सजा मिलेगी और इस सब से के जरिए सरकार जेन ज़ी का भरोसा जीतना चाहती है, क्योंकि नीट प्रोटेस्ट में यही सवाल था कि कब दोषियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन यादगार है। सीएम सम्राट चौधरी ने टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की बहाली का ऐलान कर दिया है। टीआरई 4 के तहत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है। यानी बिहार में इस साल शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। टीआरई 4 का इंतजार खत्म। 32,388 शिक्षकों की भर्ती। सीएम सम्राट ने किया ऐलान। बिहार में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी ने खुद टीआरई 4 में शिक्षकों की बहाली का ऐलान कर दिया है। सीएम सम्राट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, खुशखबरी, बिहार के युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक सौगात। टीआरई 4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। टीआरई 4 की बहाली के लिए अभ्यर्थी महीनों से इंतजार कर रहे थे। अब सीएम की पहल के बाद इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। अब अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात मिली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो बिहार सरकार का फोकस है ज्यादा से ज्यादा नौकरी युवाओं को उपलब्ध कराई जाए। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आप खबर तो समझिए। देखिए, टीआरई 4 में बम्पर बहाली के मायने क्या हैं, अब आप इसे समझिए और सबसे पहले आप समझिए कि खबर क्या है। तो शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली निकलने वाली है। सीएम सम्राट ने खुद ही एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दे दी है। टीआरई 4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेज भी दी है। अब आप ये जान लीजिए कि किस क्लास के लिए कितने शिक्षकों की बहाली होगी। तो कक्षा 1 से 5 के लिए 3,847 शिक्षक की बहाली होगी। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8,563 ये संख्या रहने वाली है। कक्षा 9 से 10 तक के लिए 3,877 शिक्षक जो हैं उनकी भर्ती होगी और कक्षा 11 से 12 के लिए 16,101 शिक्षक की बहाली होगी। अब आप खबर तो समझिए, बच्चों को इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। युवाओं के लिए भी नौकरी पाने का बिहार में एक बड़ा मौका होगा। बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज किस कदर है आप सभी जानते हैं। लंबे समय से टीआरई 4 का इंतजार बिहार के युवा कर रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे। अभ्यर्थियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जिससे अभ्यर्थी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सीओ और राजस्व अधिकारियों पर एक्शन जारी है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने 12 सीओ और राजस्व अधिकारियों पर गाज गिरा दी है। इन सभी पर काम में लापरवाही, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पिछले 2 महीने में कुल 80 भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बड़ा एक्शन। 12 अधिकारियों और कर्मियों पर गिरी गाज। भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ एक्शन।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बार फिर अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिराई है। इन सब के खिलाफ भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप है। हमने करीब करीब 80 पदाधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई कर दिया और करीब करीब सभी ऐसे पदाधिकारी जिनका मामला 3 साल 4 साल से लंबित आ रहा था। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है उनके नाम भी जान लीजिए। अंशु कुमार सिंह, तत्कालीन सीओ औरंगाबाद। अंजलि कुमारी, तत्कालीन सीओ हाजीपुर। दीपक कुमार, सीओ राघोपुर। और मैं आपको आप पूरी खबर समझाते हैं, आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। और सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राजस्व विभाग का काम क्या है। देखिए, जमीन के पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना राजस्व विभाग के अधिकारियों का मुख्य काम है। सरकारी संपदा की देखभाल करना भी इनके जिम्मे आता है। दाखिल खारिज और परिमार्जन भी इनके हिस्से में है। विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम होता है। अब आप ये समझिए कि राजस्व विभाग में घुसखोरी का सीधा असर जनता पर कैसे पड़ता है। तो समय और पैसों की बर्बादी, छोटे काम के लिए भी बार बार दफ्तर आना पड़ता है। काम कराने में मानसिक परेशानी होती है। अपनी ही जमीन और कागजात पाने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर आम जनता का भरोसा कम होता है। सही समय पर काम ना होने से गरीब और किसानों के जरूरी काम भी रुक जाते हैं। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार लेकिन सख्त है और लगातार अधिकारी कर्मचारी पर एक्शन लिए जा रहे हैं। इन सभी पर गाज गिर रही है। पिछले 2 महीनों का ही अगर आंकड़ा आपको बताएं तो 2 महीने के भीतर में कुल 80 घुसखोरों पर एक्शन लिया गया है। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति सरकार ने रखी है और यही वजह है कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।